पहले आपको दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली को संबोधित करते हैं मिर्जापुर में। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती थी कि तुमने आतंकवादी को पकड़ा, क्यों, घर जाओ। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। इसके बाद आप नीचे रखो भैया, पीछे परेशान हो रहे हैं। पहला आप अपने बेटे को कंधे पे बिठाए रखा, लोग परेशान हुए। अब आप दूसरे का चित्र उठा के ले आए, फिर लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया। देखिए इनकी आदत। और इतना ही नहीं, सपा ने घोषणा की थी कि पुलिस और पीएससी में भी 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए
किस तरह एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने पर तुले हुए थे। भाइयों बहनों, मैं भी आप में से कईयों की तरह अति पिछड़े समाज से निकल करके यहां पहुंचा हूं। मुझे उनकी पीड़ा मालूम है। पिछड़ों ने कैसी जिंदगी जी है वो मुझे मालूम है। उसको भी ये लूटना चाहते हैं। सरकार में आने के बाद इन्होंने अपनी मनमानी भी की, लेकिन मामला तब से सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। बावजूद इसके ये पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक, अति पिछड़ों का हक मुसलमान को देते रहे हैं। लेकिन बार बार कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगाती है, गंभीर सवाल पूछती है, मामले लटके रहते हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या सोचा है कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है। और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। ये कोर्ट कचहरी के झंझट को एक बार में ही खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहन, क्या आप ये होने देंगे? क्या आपका हक जाने देंगे? क्या वोट बैंक के आधार पर हक छीना जाएगा? क्या बाबा साहब आंबेडकर की पीठ पे छुरा भोंकने देंगे? क्या संविधान का अपमान होने देंगे? क्या संविधान की हत्या करने देंगे? साथियों, सपा कांग्रेस के लोग वोट बैंक को समर्पित है। वहीं मोदी गरीब, दलित, पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित है। मोदी 5 साल तक मुफ्त अनाज दे रहा है। मोदी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दे रहा है। अब तो मोदी की गारंटी है, जितने भी परिवार हैं, मोदी हर परिवार के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज कराएगा। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से मिर्जापुर के किसानों के खाते में करीब 1000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दे दिए। 3 करोड़ पक्के घर गरीबों को और मिलने वाले हैं। ये एक एक घर लाखों रुपये का है, जो माता बहन के नाम पर मिल रहा है। साथियों, आप बिजली से कमाई कर सके, मोदी इसके लिए भी रास्ता बना रहा है। पहला तो आपका बिजली बिल 0, आपका बिजली बिल 0। इतना ही नहीं, आपके पास जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, बिजली के बदले में पैसे देगी और आपको बिजली से कमाई होगी। तो मिर्जापुर में प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान रेमल आज समुद्री तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात आज देर रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खोपुपारा के बीच तट से टकराएगा। बिल्कुल, तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर की ओर तेजी से बढ़ रहे चक्रवात रेमल के 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका के मद्देनजर आज रात 12 बजे से 9 घंटों
इसके लिए कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें बंद रहेंगी। वहीं एहतियात के तौर पर आज शाम से अगले 12 घंटे के लिए सभी कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग कार्य भी निलंबित रहेंगे। तो लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि समुद्र के किनारे तट पर ना जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है। रेमल तूफान को लेकर कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि रेमल आने वाला है। समुद्र में उफान, समुद्र में असर इसका दिखाई देने लगा है। इसी के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगी है। कई राज्यों में जो है अलर्ट जारी किया गया है कि जब रेमल आएगा तो इस दौरान कई जो राज्य है वहां पर भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर भारी बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है और इसी के साथ साथ तटों पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी लोगों को चेताया गया है कि जब रेमल आएगा, जब इस तरीके की चीजें होंगी तो कोशिश कीजिए कि आप तट पर ना जाएं। तो देखिए तूफान आ रहा है और कब टकराएगा तूफान, तो माना जा रहा है कि आज आधी रात में ये जो समुद्री तट है वहां से टकराएगा। बांग्लादेश के खोपपारा और बंगाल सागर द्वीप के बीच में टक्कर होगी। रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे की है और चेतावनी यह है कि जोरदार बारिश होगी और उसके लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही रात को 12 बजे के बाद 9 घंटे के लिए जो फ्लाइट है उनको रद्द किया गया है पश्चिम बंगाल में। इसके साथ ही साथ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तूफान के पहले की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अभी माना जा रहा है कि ये जो बंगाल का क्षेत्र है उससे लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर ये रेमल तूफान है और बंगाल की खाड़ी में तूफान से पहले 10 राज्यों को अलर्ट किया गया है। तो बिल्कुल कब टकराएगा ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बारिश का अलर्ट कहां पर जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बारिश का रेड अलर्ट। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना उड़ानें रद्द की गई हैं कोलकाता की और कई कामों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें कार्गो, कंटेनर हैंडलिंग शामिल है, क्योंकि अभी से असर देखने को मिल गया है। और अब चलिए सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल का। मनोज्ञा, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस तूफान से पहले? जी, मैं हूँ इस समय दीघा इलाके में। पूर्व मिदनापुर जिले का ये इलाका है जहाँ पर समुद्र के किनारे अभी कम से कम 300 किलोमीटर दूर है ये चक्रवात। चक्रवात की खासियत 2 बातें होती हैं। पहला ये कि उसके आने के पहले तेज हवाएं चलती है, भारी बारिश होती है और नुकसान होने की संभावना होती है, जिसकी वजह से इस तरह से लगातार माइकिंग हो रही है। माइकिंग का मतलब है कि माइक पर लोगों को बताया जा रहा है कि वो इधर समुद्री तट से जितना संभव हो सके दूर रहे। सुबह से ही बारिश हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है, लेकिन लहरें आपको बता देंगी कि किस तरह से सामान्य लहरों की जो ऊंचाई होती है उससे कई ज्यादा गुना ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। जो गति है, जो वेग है, जो उफान है समुद्र में, वो कई गुना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको पहले ये दिखा देती हूँ मैं तस्वीरें कि किस तरह से, क्योंकि शनिवार रविवार छुट्टी होती है तो ऐसे में दीघा में बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। जो घूमने आते हैं वो अधिकतर समुद्र के किनारे रहते हैं और बार बार प्रशासन की मुस्तैदी के बाद और उनके बोलने के बावजूद लोग यहाँ पर समुद्र के किनारे आ रहे हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो ये साइक्लोन है, ये मैं जहां पर हूं यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और उसी गति के अनुसार अगर देखें तो करीब रात के आसपास लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल के पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहला ये कि एयरपोर्ट पर सारी गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं। अभी 12 बज रहे हैं, दोपहर 12 बजे से लेकर कल सुबह 9 बजे तक सब कुछ एयरपोर्ट पर बंद रहेगा। कलकत्ता एयरपोर्ट में कोई भी फ्लाइट न टेक ऑफ करेगी न लैंड करेगी। तो वहीं दूसरी ओर समुद्र के किनारे रिहायशी इलाके जितने भी हैं या फिर होटल्स हैं उन्हें खाली करा लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि इन इलाकों से रिलीफ सेंटर तक लोगों को रखा जा रहा है, खासतौर से दक्षिण 24 परगना में, जहां पर इसके लैंडफॉल के करीब होने की संभावना है। आमतौर पर इस तरह से साइक्लोन जब भी आता है तो दक्षिण से लेकर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा होते हुए, बंगाल होते हुए बांग्लादेश चला जाता है। लेकिन बांग्लादेश में लैंडफॉल, क्योंकि दक्षिण 24 परगना में सुंदरबन इलाका पड़ता है जो कि दोनों बांग्लादेश और भारत में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, घने जंगल भी होते हैं और साथ ही साथ समुद्र और समुद्र की उतनी ही तेज उठने वाली लहरें भी। अब जो रास्ते हैं इन इलाकों के, खासतौर से दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर के, इन इलाकों में चुनाव हो, जैसे मिदनापुर में चुनाव हो चुका है या और दक्षिण 24 परगना में चुनाव अभी होना बाकी है, तो एक और जहां चुनावी रैलियां जारी हैं तो वहीं दूसरी ओर
मौसम जो ऐसा पलटा है कि तेज चिलचिलाती धूप से सीधे झमाझम बारिश पर आ गया है। मनोज्ञा, कब तक इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी से हम देख रहे हैं आपके पीछे की तस्वीरें, तूफान दिखाई दे रहा है, बारिश भी कई जगह पर शुरू हो गई है। क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है कि अब तक इस तूफान का असर रहेगा? देखिए, चक्रवाती तूफान दो तरह के होते हैं। एक होता है जो मानसून के पहले आता है, जैसे कि ये प्री मानसून जो 2009 से शुरू हुआ है। ये सामान्य तौर पर होता नहीं था, और अगर मैं ये कहूँ कि ये ग्लोबल वार्मिंग का एक और नमूना है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2009 में आइला आया था। उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू हुई है कि एक प्री मानसून और एक पोस्ट मानसून इस तरह के साइक्लोन्स आने लगे हैं। प्री मानसून ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा तबाही मचाते हैं, क्योंकि वो बारिश के आने के पहले, मानसून के आने के पहले होते हैं, और ऐसे में तेज हवाएं और बहुत सारा जो खुश्क जो वेदर होता है उसकी वजह से इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। गर्मी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से जो हवाएं होती हैं उनमें मॉइस्चर जो कैप्चर करने की ताकत होती है वो कई गुना ज्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इस समय समुद्र की अगर लहरें दिखाऊं, आमतौर पर यहाँ पर लहरें आपको करीब 3 से 4 फीट ऊंची दिख जाती हैं, लेकिन अब बढ़ती चली जा रही हैं, और हर एक लहर के साथ आपको उसकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। कल्पना कीजिए कि मैं आपसे जिस साइक्लोन की बात कर रही हूँ, साइक्लोन रेमल, ये अभी भी यहाँ से करीब 250-300 किलोमीटर दूर है, लेकिन हवाएं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस समय भी चलेंगी, ये उसका आगाज है। बिल्कुल आगाज है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना शक्तिशाली ये तूफान है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज्ञा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। हिमाचल के नाहन में इस वक्त राहुल गांधी जनसभा कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। हिंदुस्तान के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, प्रेस वालों ने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप बैठे रहे। तो इसीलिए हर महीने खटाखट अंदर जाएगा, और उस दिन तक जाएगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में ये पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल का देगी। यहां पे किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अदानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है, और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है, प्राइस बढ़ जाती है। यह हालत पूरे देश में है। किसान जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, उस पर प्राइस लिखी होती है, मगर किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सही बात है ना? इसीलिए पहली बार हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं। कि उनको मुस्लिम लीग एक तरफ दिखता है, एक तरफ माओवादी दिखते हैं, एक तरफ, यानी एक वो घबरा गए हैं, क्या बोलना, किस वक्त कौन सी चीजें बोलना, ये समझ में नहीं आता। 29 तक की टर्म को मोदी जी पूरा करेंगे, और 29 के बाद भी भाजपा के चुनाव अभियानों का नेतृत्व श्री मोदी जी करेंगे, और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। ये चुनाव संविधान को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का, पब्लिक सेक्टर को बचाने का, रेलवेज को बचाने का चुनाव। बीजेपी हैज बिकम अ डस्टबिन पार्टी। पहले वॉशिंग मशीन थी, अब डस्टबिन आ गई। जितने कूड़ा हर पार्टी में है वो बीजेपी में चले जा रहे हैं। जिनमें अपनी पार्टी को संभालने का ताकत नहीं है, वो देश क्या संभालेंगे? कोई आकर के उनकी पार्टी जो रोते रहते हैं, आंसू बहाते हैं, इनके प्रति तो देश को नफरत है।
एक तरफ सत्ता वापसी का विश्वास है, तो दूसरी तरफ परिवर्तन का प्रयास है। लोकतंत्र के सबसे बड़े युद्ध में अब की बार आर या पार है। पक्ष विपक्ष अक्षोहिणी सेना फतेह को तैयार है, क्योंकि अब सामने सत्ता का 7वां द्वार है। এবার দিল্লিতে বদল চাই, इंडिया জোটই দেশ তৈরি করবে। यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अब की बार बीजेपी हार। इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान इनका घमंड चूर करने जा रहा है वोट डालकर। चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अच्छा। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ में के जेल में डाल दिया। अब ये सब करने से भी काम नहीं चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे नया मैसेज चलाना शुरू कर दिए कि दोनों में बन नहीं रहा है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे हों? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। तो 543 में से 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब बस बाकी है 57 सीटें। सत्ता का 7वां द्वार। 7वां द्वार तो समझते हैं ना, जिससे चक्रव्यूह का 7वां द्वार भेद लिया, वही बनता है विजेता। तो क्या इस चुनाव का विजेता कौन होगा, ये 7वां चरण तय करेगा? क्या 4 जून का रिजल्ट 1 जून की वोटिंग तय करेगी, या फिर 6 चरणों में ही किसी ने सरकार बना ली? कहते हैं पब्लिक सब जानती है। सवाल है कि ये चुनाव आखिर किस ओर जा रहा है, पब्लिक के मन में क्या है, और दशकों तक राजनीति की करवट देखने वाले विश्लेषक इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। तो तय बात है कि इंडिया गठबंधन को जो आस होगी वो अपने कर्मों से ज़्यादा, अपनी लड़ाइयों से ज़्यादा मोदी सरकार की विफलताओं की आस होगी। लेकिन सवाल यह है कि विफलताएं होंगी तो उसका कोई एक करंट होगा, एक कोई हालात होंगे। तो आज की दिशा में, आज की तारीख में कोई हालात नहीं दिख रहे हैं। आज एक वैक्यूम जरूर कभी कभी दिखता है, लेकिन कोई ऐसा हालात नहीं दिखते हैं जिससे कि ये लगे कि इंडिया गठबंधन बहुत उभार पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से 4 मुद्दे उछाले गए। पहला, संविधान बदल दिया जाएगा। दूसरा, आरक्षण। तीसरा, महंगाई। और चौथा, बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा के विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे को कुंद कर दिया गया। राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना प्रभावी तरीके से चल रहा है कि उसके आगे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा गौड़ हो गया है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, सत्ता विरोधी लहर 2014 में दिखाई दिया था। 2019 और 2024 के चुनाव में मोदी विरोधी लहर इस देश में दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर है। लोकतंत्र का ये महापर्व चक्रव्यूह से कम नहीं है, और चक्रव्यूह वही भेद पाया है जिसने 7वां द्वार ढहाया है। सबको इस 7वें द्वार की कीमत का पता है, इसीलिए 7वें चरण की वोटिंग से पहले पक्ष और विपक्ष से बयानों की बौछार भी बहुत तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी और आरजेडी में रार का ये लेटेस्ट ट्रेलर देखिए। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को
एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहां पड़े हैं चक्कर में, नहीं है कोई तेजस्वी यादव जी के टक्कर में। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होगा तो फिर जब आपकी सत्ता से विदाई होगी तो फिर आपको चक्कर लगेगा। इसलिए जेल का चक्कर का धमकी दे करके आप जनता के दिलों पर जो तेजस्वी यादव जी राज करते हैं उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। आप पूरी तरह से चुनाव हार चुके हैं, सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया। अब आप ये सब चक्कर में मत पड़िए। यानी दोनों ओर से आक्रामक बैटिंग हो रही है, गेम ऑन है। मैदान में मौजूद टीमों को यही लग रहा है कि बाजी वही जीतेंगे। दर्शक अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के रिजल्ट पर डिबेट कर रहे हैं। सस्पेंस भी गजब का है। बहुत से राजनीतिक धुरंधरों के लिए ये चुनाव करो या मरो का सवाल है। लेकिन राहुल गांधी दूसरों के कंधों पर रह करके कितना आगे बढ़ जाएंगे, ये सवाल है। उनको खुद को क्या मिल रहा है, दक्षिण में उनको कितना मिल रहा है। जो संभावनाएं जितना थोड़ा मोटा मिलता था पहले वाले दक्षिण के राज्यों में वो अलग है, लेकिन एक उम्मीद की किरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र में बहुत कम है, ना के बराबर है। तेलंगाना में थोड़ी बहुत है। बाकी कर्नाटक है उनके पास में थोड़ा सा, अगर उम्मीद की किरणों वाला देश राज्य है। बाकी सब जगह तो जब हम पुराने आंकड़े गिनाने लगेंगे कि 280 से जब सीटों पे आमने सामने लड़ाई होती है तो कितनी सीटें बचती हैं, 90% सीटों पर हारते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और ममता बनर्जी जी क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब आप इनको इंडिया गठबंधन के जो सीट समीकरण है उसमें देखिए तो पहला तो ममता बनर्जी जी इंडिया ब्लॉक से बाहर चली गई क्योंकि वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ही स्पेस नहीं देना चाहती थी। तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया। अखिलेश जी और तेजस्वी जी की तरफ से जो गठबंधन के तहत कांग्रेस को सीट दी गई है उससे अंदाजा लगाइए कि ये दोनों पार्टी के नेता अपने अपने राज्य में कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जिस कांग्रेस का वोट के साथ ये अपने दल को आगे बढ़ाए हैं और राज्य में अपने आप को स्थापित किए हैं, यदि वो वोट कांग्रेस के साथ वापस चला गया तो इनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा।